प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 सामान्य हिंदी जो आपके 22 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें आपको सबसे पहले ये बताया गया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में कि ये आपका जो सामान्य हिंदी है वह 2 खंडों में आता है, और खंड ए और खंड बी यानी खंड क और खंड ख में आता है। ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है। इसमें जैसे आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, लेकिन 15 मिनट को आप काउंट न करें तो अच्छा होगा। आप यह प्रयास करें कि सभी के सभी प्रश्न आपके 3 घंटे के अंदर हो जाएं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के समय में और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें आपका समय कुछ न कुछ जाता रहता है। तो इसमें चलिए देखा जाए कि इसमें आपका जो जैसे खंड क है तो 2 खंडों में आपका है। तो खंड क में क्या है कि खंड क में आपका इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिसे करना बेहद ज़रूरी है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का आपका होता है। इसमें देखिए जैसे कह रहा है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता लेखक जो इसके हैं वो अध्यापक पूर्ण सिंह लिखा है, जिसे सरदार पूर्ण सिंह आप कह सकते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन जो आपका है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। तो यह कथन आप देख रहे हैं कि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसके बाद भी उसने कहा था कहानी के लेखक हैं तो चंद्रधर शर्मा या उन्हें उर्फ में गुलेरी कहते हैं, इनका है। जो अगला प्रश्न आपका है वह है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल। इसमें कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हैं। तो इसमें अमृत राय आपके जो हैं ये कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये है कि दूसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रिय प्रवास के रचयिता, उसमें तो 5 क्वेश्चन हो गए पहले में, इसमें दूसरे में भी 5 क्वेश्चन है। इसमें प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। तो प्रिय प्रवास के रचयिता आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इसके बाद निम्न में से कह रहा है कि छायावाद के कवि कौन हैं। तो निम्न में से छायावाद के कवि जो हैं आपके वह मुकुटधर पांडे ये आपके हैं। इसके बाद निम्न में से कौन सा कवि जो है छायावाद युग का नहीं है। तो इसमें अज्ञेय जो है वह छायावाद युग के आपके कवि नहीं हैं। इसमें कह रहा है रश्मि रथी किस कोटि की रचना है। तो इसमें रश्मि रथी जो है या किस विधा कहता है या किस कोटि कहता है। तो इसमें यह एक खंड काव्य है। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि बादल को घेरते देखा है, यह रचना किसकी है। तो यह रचना आपकी नागार्जुन की है। तो इस तरीके से इसमें 5 प्रश्न पहले में, 5 प्रश्न आपके दूसरे में पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न ये आपका कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से जो पहला प्रश्न था वो 5 नंबर का, और ये जो दूसरा प्रश्न है ये भी 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, यानी कुल मिला के 10 नंबर हुए आपके। और इसके बाद फिर तीसरा नंबर आपका जो है ये गद्यांश दिया हुआ है और इस पे प्रश्न पूछेगा। तो इसमें 5 प्रश्न आपका पूछता है, गद्यांश दिया हुआ है। और रेखांकित वाले को बहुत ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि रेखांकित पे भी प्रश्न पूछेगा। अभी रेखांकित के अनुसार क्या पूछता है इसको देखने की आवश्यकता है। इसमें जो प्रश्न 5 प्रश्न आपको पूछेगा यह पूछेगा, जैसे जिसमें यह गद्यांश दिया हुआ है तो इसमें एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, जिसमें कह रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक नाम लिखिए। यानी जो ये गद्यांश है ये आपकी किताब से है, इसके जो शीर्षक यानी इस लेसन का क्या नाम है, किस लेसन से लिया गया है। और दूसरा आपको ये पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, यानी इसके रचनाकार यानी इसके लेखक कौन है। तो ये पूछेगा, ये दोनों आप यानी पाठ का नाम और इसके लेखक यदि आप बताएंगे तो आपको ये 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर दूसरा जो आपका है ये कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इससे ही प्रश्न किया हुआ है इस गद्यांश से कि क्यों इसकी सुध लेनी चाहिए। अगला है कि देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी रेखांकित कहाँ से ये कर रहा है, यहाँ से रेखांकित करते हुए यहाँ तक आया है। तो इस प्रश्न में आप उत्तर देंगे कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति का सबको एक जैसा अधिकार है। इस बात का आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद है कि राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं
बढ़ सकता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि किसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि किसे जन को, यानी जैसे देखिए कि लिखा हुआ है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, यानी लोगों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। अगला जो 5वां प्रश्न है ये है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है, ये प्रश्न का, यानी हर प्रश्न आपको 2 नंबर, यानी 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाएंगे, ये 2-2 नंबर के होंगे। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, ये वो कराया जा रहा है। इसके बाद फिर ये 2 नंबर आपको, यानी 5 दूना 10 नंबर के ये गद्यांश होगा आपका। अगला जो ये कहेगा कि या गद्यांश में आपका 2 गद्यांश देगा, एक गद्यांश मैंने पहले बताया है, एक गद्यांश अथवा में, यानी दोनों गद्यांश में से आप कोई भी एक गद्यांश कर सकते हैं, आपको 10 नंबर इसमें मिलेगा, हर प्रश्न पे 2 नंबर। तो इस तरीके ये दूसरा उसी में का गद्यांश दिया हुआ है। इसमें देखिए रेखांकित किया कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो ये जो है ये रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है, यानी इतना का आप अपने शब्दों में इसका उल्लेख करेंगे, यानी अपने शब्दों में इसी को कह देते हैं, यानी इसको बता देते हैं। इसका पिछला वाला जो था समन्वय के मार्ग वाला, उसमें भी आप क्या करते हैं कि अपने भाषा में उसी को बता देते हैं या समझा देते हैं, उसे लिख देते हैं, तो वही होता है आपकी व्याख्या। तो इस तरीके से उपयुक्त गद्यांश के पाठ, यानी यह जो गद्यांश है, अगर आप उस पहले वाले को नहीं करते हैं, इसको करते हैं, तो इस गद्यांश के यानी इस लेसन के पाठ का नाम लिखना होगा और इसके लेखक कौन हो उसे लिखना होगा। तो ये 2 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी अपने शब्दों में जब इसके बारे में बताएंगे कि नहीं ये कहने का इसका ये तात्पर्य है, मतलब ये है, ये कह रहा है, इसकी व्याख्या अपने मन से करेंगे, तो ये 2 नंबर आपको मिलेगा। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, तो इसमें आप तो इसमें ये आपको 2 नंबर देगा। इसके बाद फिर लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो इस तरीके से इसका भी 2 नंबर आपको मिला। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो ये आप बता सकते हैं इसको कि इस पूरे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। और इसके बाद फिर ये 2 में से कोई भी कर सकते हैं, आपको 10 नंबर मिलेगा। इसके बाद पद्यांश भी आपका जो पूछेगा, इसमें से भी 2 पूछेगा, जिसमें से आपका पद्यांश का मतलब ये होता है किसी कविता से रिलेटेड, और इसके पहले वाला था ये दोनों में से एक करना था, ये गद्यांश मतलब किसी कहानी से रिलेटेड, जैसा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस समय बताया गया था उस समय आपको बताया गया था। ये जो आपका पद्यांश है, तो पद्यांश में भी आपको प्रश्न पूछेगा 5 नंबर का, और हर प्रश्न इसी तरह गद्यांश की तरह ही 2 नंबर का होगा। इसमें देखिए ये पद्यांश आपको पूछा हुआ है, इसमें भी रेखांकित किया हुआ है। तो इस तरीके से उपयुक्त पद्यांश जो है, यानी इस कविता के कवि कौन है, यानी इसको किसने लिखा है और इस कविता का नाम क्या है। तो अपने लेसन में आप समझेंगे इसे कि इस कविता का नाम लिख देंगे, ये किस लेसन से लिया गया है उसका नाम, और इसके बाद फिर लेखक का नाम, ये उत्तर में लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित जो ये अंश किया गया है इसकी व्याख्या, यानी इसको अपने शब्दों में बताना है कि इसका क्या अर्थ है। इसके बाद फिर दृढ़ मूर्ति से क्या आशय किसकी मूर्ति से है, तो इस तरीके से आप ये भी प्रश्न, और उत्स और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखना है। फिर ये 2 नंबर ये आपको मिलेगा। द्वीप और कच्छप में कौन सा अलंकार है, तो इस तरीके से आपको 2 नंबर ये, चाहे देखिए इसमें भी अथवा करके है, इसमें भी अथवा करके है, तो इसमें भी आप क्या है कि ये गद्यांश, ये पद्यांश एक यहाँ पे दिया हुआ है, अगला पद्यांश आगे दिया। अगला जो ये प्रश्न है ये भी आपका पद्यांश है, चाहे उसे कीजिए चाहे इसे कीजिए। इसमें भी आपका ये पद्यांश दूसरा दिया है, यदि आप इसे करते हैं तो इसमें भी उसी प्रकार के प्रश्न हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, यानी 5 दूना 10 नंबर का होगा, 5 प्रश्न है। तो इसमें उपयुक्त पद्यांश जो है इसके शीर्षक यानी इस लेसन का नाम और इसके कवि, तो ये 2 आप लिखेंगे। तो इसमें भी आप क्या करेंगे कि उपयुक्त गद्यांश जो है इसका शीर्षक आप लिखेंगे, यानी इस लेसन का नाम, और इसके कवि का नाम लिखेंगे। रेखांकित जो अंश है 2 लाइन, इसका अपने अर्थ लिखना है, यानी अपने समझा के इसे लिखना है। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, तो इसके बाद फिर इसमें भी इसका उत्तर लिखना है। ये 4था और 5वां प्रश्न का भी आप उत्तर लिखेंगे। इस तरीके से 5 प्रश्न इसमें भी दिए होंगे जिसका आपको उत्तर लिखना होगा। अगला जो ये है इसमें आपको बताया गया था कि कुछ इंपॉर्टेंट जब बताया गया था तो उसमें लिखा गया था इसमें 80 शब्द आपको लिखना होगा, लगभग कुल मिला के एक पेज यदि आप लिखेंगे तो 80 शब्द आपका हिंदी में खूब आराम से हो जाएगा। इसमें क्या लिखना होता है कि इसमें 3 लेखक हैं, 3 में से कोई किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो एक लेखक का क्या करना है कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, यानी उसकी रचना वगैरह जो है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम,
और रचनाओं के बारे में बताना है और इसके बाद इनके जीवन के बारे में बताना है। जन्म, मरण, माता पिता, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, मृत्यु वगैरह ये सब सारी चीज़ें इनके बारे में मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें होती है, बताया जाता है। तो ये आपके लेखक के बारे में हो जाएंगे। इसके बाद फिर जो इसका अगला प्रश्न है वह कवि से रिलेटेड है। तो कवि में जैसे लेखक का जीवन परिचय हो गया, तो इसके बाद फिर कवि का जीवन परिचय आपको देता है। तो कवि के जीवन परिचय में आपको ये देगा कि देखिए जैसे इसमें 3 में से कोई एक करना होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से बताया गया था कि जयशंकर प्रसाद जो हैं इंपॉर्टेंट में से हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि भाई एक कवि कवि का उसी तरीके से ऊपर की तरह यानी जन्म, मरण, माता पिता वगैरह और पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी होता है, बीच की छोटी मोटी कहानियाँ वो लगा देते हैं। उसके बाद इनकी कृतियाँ कहे या रचना कहे, बातें कही होता है। कुल मिला के बात ये है कि इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको बताना है। ये एक पेज आप ये भी लिख देंगे, यानी 80 शब्द आपका ये हो जाएगा। कुल मिला के दोनों बातें करने पे यानी 5-5 नंबर के ये प्रश्न आपके हो जाते हैं। आगे जो प्रश्न है आपका ये होगा कि पंचलाइट, ये जो आपका होता है इसमें आपका कथा भारती, तो इसमें क्या होता है कि आपके पंचलाइट मैंने बताया था कि आप तैयार कर लीजिएगा। अथवा में आपको चाहे ये तीनों में से अथवा में आपको पंचलाइट अवश्य मिलेगा, एक भी तैयार कर लेंगे तो इससे काम आपका हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि इसकी कहानी को अपने शब्दों में लिखना है, आपको ये बताना है, यानी इस कहानी का क्या मतलब है, यानी कहानी के बारे में बताना है। तो इसी तरह देखिए इसमें भी पूछा हुआ है कि अगर ये नहीं करते हैं तो ये करते हैं। तो इसमें भी बहादुर कहानी जो है उसका उद्देश्य लिखना है। तो पंचलाइट आप तैयार कर लेंगे तो आपको एक ही काफ़ी है, ये नंबर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो खंड काव्य से है। तो खंड काव्य में मैंने बताया था कि अपने जिलानुसार कोई एक खंड काव्य आप तैयार कर लीजिएगा। जो भी जैसे मुक्ति यज्ञ है तो ये देख लीजिएगा कि आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है जिले के अनुसार। सत्य की जीत है, इसके बाद फिर रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, और फिर इसके बाद त्यागपथी है और श्रवण कुमार है। तो इस तरीके से आपकी जो 6 आपकी खंड काव्य आपको पूछे जाएंगे। तो 6 खंड काव्य में से आप देख लेंगे कि इसमें से 6 खंड काव्य में से आपके जिले के अनुसार कौन सा खंड काव्य है, तो उसे आप तैयार कर लेंगे। तो ये आपको 5 नंबर ये देगा, जिसमें आपको विशेष रूप से इसके जो कुछ हीरो होते हैं इस लेसन के, उसका चरित्र चित्रण करने के लिए देता है। और इसके बाद फिर इसमें कुछ आपके जैसे खंड काव्य में कथा के बारे में पूछता है कि इसके बारे में बताइए। तो इसके बाद आपका जो होता है अगला खंड क में आपका हिंदी से होगा, अगले खंड ख में आपका देखिए संस्कृत से होगा। जैसे हिंदी में आपको गद्यांश दिया था वैसे संस्कृत में भी आपको गद्यांश देगा। संस्कृत गद्यांश से आपका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी इसका संदर्भ लिखना है कि जैसे आप लिखते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक वगैरह की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इस किताब से और इस लेसन से ली गई है, इसके लेखक ये हैं, इस तरीके से आप लिख देते हैं। और उसके बाद फिर हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं, यानी इसका इस गद्यांश का संस्कृत गद्यांश का हिंदी में क्या अर्थ होगा, इसे आप कीजिए। चाहे देखिए अथवा में ये भी है कि चाहे इसे कीजिए चाहे उसे कीजिए। अगला चाहे आप पिछले वाले को कीजिए या इसे कीजिए। तो इस तरीके से दोनों का ये किस लेसन से, यानी इसका भी संदर्भ और व्याख्या करना है और पिछले वाले का भी संदर्भ और व्याख्या करना है आपको। तो इसके बाद फिर आगे अगर बात किया जाए कि ये आपका जैसे उसमें भी गद्यांश पद्यांश दिया होता है, तो उसी तरह इसमें भी देखिए पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश मतलब एक कविता या श्लोक दिया हुआ है। तो चाहे आप इस श्लोक का संदर्भ और व्याख्या कीजिए, चाहे इस श्लोक का संदर्भ और व्याख्या कीजिए। देखिए कोई भी खंड आप पहले कर सकते हैं। यदि आपको खंड क अगर करना है तो खंड क ही पहले कीजिए, और खंड ख करना है तो खंड ख भी पहले कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन जो आप जिस प्रश्न का उत्तर लिखें, खंड के अनुसार जिस प्रश्न का उत्तर लिखें, उस प्रश्न का आपका नंबरिंग सही होना चाहिए कि किस खंड से और किस नंबर का आपका प्रश्न है, तो प्रश्न का आपने उत्तर लिखा है, ये निश्चित होना चाहिए। इसके बाद फिर कह रहा है कि मुहावरा दिया हुआ है। इस मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का, यानी 4 में से किसी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है और इसको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आंखों का तारा होना, सबसे प्रिय होना, तो जले पर नमक छिड़कना वगैरह, या अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना। इन चारों में से किसी भी एक का आप क्या कर सकते हैं कि अर्थ लिख के इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे आगे फिर कह रहा है कि 10वां प्रश्न जो है ये 1-1 नंबर का, यानी अगर इसका अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर, यानी कुल मिला के आपको 2 नंबर मिलेगा। और ऊपर जो था आपका वो संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और फिर व्याख्या करेंगे तो 5 नंबर, यानी 5 2 7 नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अगला जो प्रश्न है वो आपके व्याकरण से रिलेटेड है संस्कृत के, और इसमें है कि संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है। तो निसंदेह का होता है कि निधन संदेह। आगे है कि ईति का संधि विच्छेद कीजिए, तो ईति धन
इत्यादि का तो ईत धन आदि। इसके बाद फिर स्वागत का है तो स्वागतम का, तो इसमें सुधन आगतम आपका ये सुधन आगतम आपका ये पहला वाला ही आपका सही है। तो इस तरीके से एक एक नंबर ये ऑब्जेक्टिव इसमें से भी रहे। आगे जो अगला प्रश्न है वो ख में, इसमें क में 3 दिया था ऑब्जेक्टिव आपका, इसमें से भी दिया हुआ है। तो इसमें भी कह रहा है कि विभक्ति और वचन बताइए। तो आत्मनि का ये आपका सप्तमी विभक्ति और एक वचन होगा। नामने जो है ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। इस तरीके से आप को 2 प्रश्न इसमें पूछा हुआ है। 11वां में भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है अविराम अभिराम, तो बिना रोक के और सुंदर, ये अभिराम विराम का होता है, विराम अभिराम का। तो इसके बाद फिर विहग और विहंग में, तो ये विहग का मतलब ये होता है कि पक्षी और आकाश। तो इस तरीके से आपका ये होगा, पक्षी और आकाश नहीं, जैसे विहंग इसमें जो है, तो इसमें जो है ये आप देखिए आपका विहंग मतलब पक्षी होता है, तो ये आपका विहंग ये वाला नहीं होगा क्योंकि पक्षी इसमें पहले नहीं हो सकता। विहंग मतलब पक्षी ये बाद होगा, यानी आकाश और पक्षी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद फिर आगे अगर देखा जाए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ हैं, तो इसमें किसके 2 अर्थ हैं? इसमें पूत के 2 अर्थ होते हैं। तो इसके बाद फिर आखिरी जो है इसमें जो ग है, इसमें भी आपको कह रहा है कि वाक्यों में के लिए वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो रास्ता दिखाने वाला कहते हैं मार्गदर्शक। तो इसके बाद फिर जिसका कोई अंत ना हो इसको बोलते हैं अनंत। इसके बाद फिर आगे इसके बाद यहाँ पे 2 वाक्यों इसमें से 4 वाक्य दिए हुए हैं। 4 वाक्यों में से 2 वाक्य को किसी से शुद्ध करना है। जैसे श्याम और मोहन बात कर रहा है तो बात कर रहे हैं हो जाएगा। प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया तो कर दिए हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं गृह कार्य कर लिया हूँ तो मैंने गृह कार्य कर लिया है, ये होगा। चंद्रमा आकाश में निकलता है तो चंद्रमा निकलता था लिखा हुआ है तो चंद्रमा आकाश में निकलता है होगा। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। जिसका आपको आएगा किसी 2 को सही कर देना है। इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे, एक सही करने पे 1 नंबर। आगे जो है श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, इसमें बताया गया था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें बताया गया था कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको बताया गया था श्रृंगार रस वात्सल्य रस का अस्थाई भाव, यानी अस्थाई भाव लिखना है और इसके बाद फिर इसकी परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी लिखना है। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर ये मिलेगा। यमक अलंकार रूपक अलंकार, इन दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है कि लिखना है लक्षण और उदाहरण। इसके बाद फिर आपका जो छंद है इसमें से भी आपको किसी का चौपाई का या सोरठा का, जैसे ऊपर श्रृंगार और वात्सल्य का था, यानी दोनों में से किसी एक का आपको लिखना है क्या लक्षण और उदाहरण। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न सभी जरूर कर लेना है। ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक को से प्रबंधक से आवेदन पत्र यानी आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना है कि मुझे कर्ज चाहिए, तो इसके लिए ऋण या कर्ज करके देता है। तो मैंने इसमें भी बताया हुआ था कि ये आपका प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नगर में अतिक्रमण की समस्या का निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखना है। तो इस तरीके से ये चाहिए आए आपको चाहिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसमें से भी मैंने बताया हुआ था आपको कि ये भाषा शैली में निबंध लिखना है, जैसे कहने का मतलब पर्यावरण हो, वृक्षारोपण हो और प्रदूषण हो। तो इस तरीके से तीनों में से कोई एक आपको, बात वही है, सबका एक दूसरे से संबंध होता है, वो कर दे। तो देखिए यहाँ पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है तो पर्यावरण हुआ। महामारी से संबंध में जागरूकता के उपाय आपको कराया है कि इस पर लिखिए। या मेरे प्रिय उपन्यासकार यानी जो लेखक हैं कोई आपको पसंद हैं उपन्यास लिखने वाले, भारतीय कृषकों की यानी किसानों की समस्या और समाधान, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में। और इसके बाद विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इस तरीके से आप किसी एक पर आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे जरूर कीजिएगा और हेडिंग देकर अच्छी तरीके से लिखिएगा। जो प्रश्न आप कर रहे हैं प्रश्न खंड के अनुसार उस प्रश्न का नंबर जरूर डालिएगा और हेडिंग देके खूब अच्छे तरीके से लिखिएगा और ज़्यादा आपका कटपिट न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जिससे आपको ये 2 नंबर और 7 नंबर, तो इस तरीके से आप ये कुल मिला के आपका 9 नंबर का ये आपका निबंध हो जाएगा। तो इस तरीके से पेपर दे के आइएगा, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। धन्यवाद।